नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हम लोग पहले पाठ के अभ्यास कार्य के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा जो है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? आमतौर पर जंग से जो है बचाने के लिए जो है हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे स्पष्ट आंसर हो गया कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए हम जो है लोहे पर पेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? जो तेल और वसायुक्त पदार्थ होते हैं उन पर नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है? यानी कि तो तेल तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थों में उपचयन से बचाव हेतु इनमें नाइट्रोजन प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, यानी उपचयन यानी कि जब ऑक्सीजन इनसे अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जब संयोग करती है गैस, वायु में अवस्थित जो गैस ऑक्सीजन होती है, तो ये उस पदार्थ को खराब कर देती है। तेल तथा वसा का उपचयन होने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत गंधी यानी कि स्वाद और इनका रंग बदल जाता है तथा इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो इनसे बचाने के लिए जो है इनमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण संतुलन का। इसमें भी आप देख रहे हैं Fe के H2O के साथ Fe3O4 और H2 बन रहा है। अब यहाँ पे कितने हैं? Fe के 3 परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी हम 3 कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 Fe कर दिया है। ठीक है, Fe3O4 में O4 थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन को जो H2 हमको दिया गया उसके लिए हम 4 यहाँ पे लगा देंगे। और इस तरह से जो है ये, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 दूनी 8 हो गई, तो यहाँ पर भी हम 4 लगा देंगे, जिस तरह से हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो जाएगी। PbNO3 से बनना है PbO, NO2 और O2। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि NO3 के 2 परमाणु हैं और ये जो टूट रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको आराम से। स्टार्टिंग में PbPb दोनों बराबर थे, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या जो है कम ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे हम देख पाएंगे 3 दूनी 6 है, और यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 1 3 2 5 है, यहाँ 5 है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पे यहाँ पर हम 4NO2 लगा देंगे। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, अब हमारे पे कितने हो गए? 4 दूनी 8, 2 10 और 1 11, और यहाँ है हमारे कितने? 3 दूनी 6। तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 स्टार्टिंग पे लगा देंगे। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन की संख्या है वो बढ़ जाएगी। जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर भी जो है इसको बराबर करने के लिए हम 2 PbO यहाँ पर 2 स्टार्टिंग पे लगा देंगे। जिस तरह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ भी बराबर हो जाएगी, यहाँ बराबर हो जाएगी। और Pb यहाँ 2 स्टार्टिंग में लग गया, तो इसको भी 2 कर देंगे इस तरह से। तो इसमें जो लेड की जो परमाणु है वो भी बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO2 की HCl के साथ इस तरह से MnCl2 H2 और Cl2 बन रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि Cl के यहाँ ज़्यादा परमाणु हैं, आप देख सकते हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, 4 हो गए। तो इसको बराबर करने के लिए हम स्टार्टिंग पे 4 लगा देंगे, यहाँ पे 4। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 HCl हो गए। और लेकिन अब हाइड्रोजन ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं इधर। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो हाइड्रोजन की जो परमाणु की संख्या है वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है रासायनिक समीकरण संतुलन का। इसमें देख सकते हैं आयरन के साथ भाप की अभिक्रिया दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि Fe की H2 के साथ अभिक्रिया दे रखी है, तो बैलेंस इसको बाद में करेंगे, हम पहले हम देख लेते हैं। हमेशा जो है आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। हाइड्रोजन गैस के लिए ऊपर को निशान होता है, जो भी गैस होती है उनके लिए ऊपर को इस तरह से एरो लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम रिएक्शन बैलेंस भी सीख लेते हैं। जैसे इस पिछली वीडियो में मैंने भी सिखाया भी था आपको कि Fe के यहाँ 1 परमाणु है और यहाँ 3 थे, तो इधर 3 कर देते हैं हम। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या जो है 4 है, तो इधर भी हम 4 कर देंगे, और इधर भी H2 की संख्या बढ़ाने के लिए 4 कर देंगे। फिर अगली है सोडियम के साथ जल की अभिक्रिया है, तो Na की 2H2O के साथ, तो इसमें बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है उनकी संख्या को बराबर करने के लिए 2 इधर और 2 इधर कर देंगे। और जो सोडियम यहाँ पे 2 परमाणु बढ़ गए हैं, तो यहाँ सोडियम के भी 2 परमाणु हम इस तरह से बढ़ा देंगे। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ Zn की H2SO4 के साथ, तो जो H2 है वो हट जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण है ये भी, और H2 बाहर निकल जाएगा। अगला एल्यूमिनियम के साथ जो है भाप की अभिक्रिया, यानी कि Al की H2O के साथ, तो Al की H2 के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है, यानी कि O के यहाँ पर कितने 3 जो हैं परमाणु है, तो स्टार्टिंग में हम H2O में भी 3 लगा देंगे, तो कितना हो गया आपका? 3 3 बराबर हो गए। ठीक है, अब लेकिन जो हाइड्रोजन की संख्या वो बढ़ गई है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ हाइड्रोजन में भी हम 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 यहाँ पे बराबर हो गए हाइड्रोजन। अब लेकिन Al2O3 यहाँ 2 है स्टार्टिंग में,
Al2O3 है यहाँ पर, तो फॉर्मूला है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर 2 परमाणु है एल्यूमिनियम के, तो इसको भी हम स्टार्टिंग में 2 कर देंगे, दोनों परमाणु के जो है एल्यूमिनियम के परमाणु बराबर हो जाएंगे। अगला पोटेशियम का जल के साथ अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। तो पोटेशियम KO हो गया, जल हो गया H2O, दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और H2 गैस जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन बढ़ गए थे, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, जिस तरह से ये जो है ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई है, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, और यहाँ भी 2 और 2 स्टार्टिंग में भी लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाएगी। और के पोटेशियम की संख्या 2 हो गई है, तो यहाँ पे भी 2 स्टार्टिंग में लगा देंगे, जिस तरह से ये पोटेशियम भी जो है के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिंक की जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Zn प्लस NaOH होगा, जिससे सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। इसमें सोडियम के परमाणु यहाँ 2 हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग में हम 2 लगा देंगे, इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन की शुष्क भुजा चूने के साथ Cl2 की जो है शुष्क भुजा चूना, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो उसमें आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। क्लोरीन के परमाणु बराबर हैं, ठीक है, CA दोनों बराबर हैं। अब ऑक्सीजन इसके साथ जो है जल बनता है H2। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं, H2O में 3 परमाणु हो गए और एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई है, ठीक है, दोनों ही संख्या बराबर हो गई। अगला कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4। तो H2SO4 की CuO से अभिक्रिया जब होती है तो CSO4 बनता है, Cu के साथ सल्फेट जुड़ जाता है और ये H2O जो है अलग निकल जाती है। अब इसमें जो है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फेट के परमाणु यहाँ पर जो है बराबर थे, लेकिन जो हाइड्रोजन के परमाणु थे वो अलग अलग थे। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन के परमाणु को बराबर करने के लिए हम इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है 1 परमाणु है और यहाँ पर भी 1 है, तो इस तरह से हम जो है दोनों चारों के ही जो है स्टार्टिंग में 2 जो है लगा देंगे, जिस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ कुछ अभी थोड़े क्वेश्चन और रह गए जिसको मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में ही, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, संचारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, कोई भी धातु चाहे वो कॉपर की हो, आयरन की हो, ठीक है, मैग्नीज हो, कोई भी धातु किसी एसिड या आर्द्रता, नमी के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को जो है या प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर जो है काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के जो है ये उदाहरण होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब किसी खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल तथा वसा वायु की ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाते हैं, यानी कि उपचयन जब होता है किसी भी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन के द्वारा, तब भी कहते हैं विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, जिससे इनकी गंध और स्वाद जो है और रंग जो है, तीनों ही गंध और स्वाद और रंग जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर हम अचार को खुला छोड़ दें तो उस पर क्या फफूंद लग जाती है, वायु के संपर्क में आती है। इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे कि आलू की चिप्स की थैलियों में जो है नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें जो है उपचयित होने से बचाया जा सकता है। इसलिए जो है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल और वसा खाद्य पदार्थ, उस पर नाइट्रोजन गैस जो है प्रवाहित की जाती है, जिससे उनको विकृत गंधी होने से बचाया जा सके करके, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम कर लेते हैं अभी। यहाँ पे जैसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं करके, जो श्वसन होती है, जब सांस की जो प्रक्रिया है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है करके। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में जो है श्वसित की गई ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से संयुक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। कि जो भी हम सांस लेंगे उसमें जो उपयुक्त ऑक्सीजन होती है वो जो हमारा भोजन होता है उससे पाचित जो उससे पाचित जो ग्लूकोज जो एनर्जी होती है, ग्लूकोज के रूप में जो एनर्जी होती है, वो ऑक्सीजन उसके साथ संयुक्त होकर के ऊर्जा जो है, यानी कि वो एनर्जी कंपोज करती है। और जो यह ऊर्जा जो होगी, जो एनर्जी होगी, एटीपी के रूप में हमारी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 12वां क्वेश्चन था,
अभ्यास का उसमें उसका आंसर यहाँ पे दिया गया, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ऊष्मा के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसके प्रकार बताने हैं हमको। तो ऊष्मा के रूप में जो वियोजन अभिक्रिया होती है इस तरह से होती है, यानी कि जो वियोजित होती है, जब हम किसी यौगिक को ऊष्मा यानी कि उसको गर्म करते हैं तो वह ऊष्मा के रूप में जो है वो विखंडित होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। प्रकाश के रूप में वियोजन अभिक्रिया वो इस तरह से होती है। सिल्वर क्लोराइड के वियोजन में ऊर्जा प्रकाश के रूप में दी जाती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, AgCl अगर है तो उसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो वो आपका यहाँ पे रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं है, मैं आपको ये फिर बता दूंगा वाली रिएक्शन को। ठीक है, सिर्फ आप इसको अभिक्रिया बताने की आती इतना ही लिखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विद्युत के रूप में, यानी विद्युत के रूप में जब वियोजन होता है यानी कि जल के वियोजन में ऊर्जा जो है विद्युत के रूप में दी जाती है। जैसे यहाँ पे H2O है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो H2 और O2 दो अपने आयनों में टूट जाती है और इसकी रिएक्शन बैलेंस यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखते हैं हम इसको 2H2O दिया गया, 2H2 प्लस 2H2 प्लस यहाँ पे O2 दी गई है यानी कि ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इस तरह से जो है विद्युत के रूप में जो है वियोजित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एक तरह आप विस्थापन अभिक्रिया लिख लेंगे, इस तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो है एक अधिक सक्रिय तत्व किसी अयौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को जब प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, इन दोनों अभिक्रियाओं में आयनों का जो है परस्पर जो है वो आदान प्रदान होता है, यानी कि विस्थापन होता है। इन अभिक्रियाओं में प्राय अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान लेता है, यानी कि जो अधिक क्रियाशील होगा वो तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसके स्थान पर अपनाया जाता है। और इन क्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। इसमें जो परमाणुओं का समूह होगा एक, उसका जो अन्य युग होगा उसके परमाणुओं के समूह के साथ जो है वो विस्थापन होता है। जैसे कि आप ये उदाहरण पे देख पाएंगे, Zn की CuSO4 के साथ एक तत्व है एक यौगिक है, दोनों की अभिक्रिया हुई है तो Cu का स्थान Zn ने ले लिया तो ZnSO4 प्लस Cu बाहर निकल गया है। वैसे ही Pb की CuSO4 के साथ तो Cu का स्थान Pb ने ले लिया, PbSO4 बन गया और Cu बाहर निकल गया है। अब द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या दोनों ही यौगिक होंगे, BaCl2 Na2SO4 दोनों यौगिक हैं, दोनों के जो परमाणु के स्थान जो है आपस में चेंज हो जाएंगे। ये इसके साथ जुड़ जाएगा NaCl और ये BaSO4 इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए वैसे दूसरा उदाहरण दिया गया है AgNO3 की NaCl के साथ, तो NaNO3 के साथ जुड़ जाएगा तो Na3 हो गया, AgCl के साथ जुड़ जाएगा तो AgCl हो गया। इस तरह से जो है परमाणु में जो तत्व होंगे, परमाणु के जो समूह होंगे वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं। तो ये जो है अंतर होता है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।